सादर प्रणाम सर। नमस्कार सर। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पांडे, हाँ सर। उनको फोन करो। सर 3:05 पे बोला है सर से मैंने। 3:05 पे सर जुड़ जाएंगे। कोई मुहूर्त था क्या 3:05? नहीं सर, मुझे लगा इतने सम्मानित हैं तो पहले जोड़ लेना ठीक नहीं है, 5 मिनट हम बाद ही जोड़े। बोल दूं सर क्या? अब तो हो ही गया, आधा मिनट 1 मिनट बाकी है। जी इसीलिए सर, और लोग जुड़ भी रहे हैं सर अभी।
सादर प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। जी प्रणाम सर। सर आदेश हो तो मैं जी जी। सर आदेश हो तो मैं शुरुआत करूं। हाँ जी। हिंदी का आकाश अनंत है, हिंदी का प्रकाश अनंत है, भाव धारा से जो सबको अपनाती हिंदू ऋतुराज बसंत है। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। पंजाब की भूमि से सत श्री अकाल। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 14 से 28 सितंबर 2021 तक आयोजित हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत इस बौद्धिक सत्र में मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, कार्यक्रम के संरक्षक एवं मार्गदर्शक माननीय कुलपति महोदय आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी का, कार्यक्रम के संयोजक माननीय कुल सचिव महोदय श्री कंवल पाल सिंह मुंद्रा जी का, आचार्य जमीरपाल कौल जी अधिष्ठाता भाषा साहित्य और संस्कृति विद्यापीठ एवं आभासी पटल के माध्यम से जुड़े समस्त विद्वत समाज, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हिंदी से संबंधित विविध प्रतियोगिताओं के साथ साथ बौद्धिक सत्र का भी आयोजन हो रहा है। इसी श्रृंखला में आज लोक भाषा हिंदी पर अपना गहन विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी, जो कि लोक भाषा हिंदी अतीत और वर्तमान विषय पर अपना विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इससे पूर्व कि हम इस ओर बढ़ें, विश्वविद्यालय की परंपरा अनुसार विश्वविद्यालय कुल गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। अतः मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर विश्वविद्यालय कुल गीत में से भागीदारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी राष्ट्र को जोड़ने की, भारतीय अस्मिता की और लोकमानस से संपृक्त करने वाली विशिष्ट भाषा है। हिंदी 1000 ईस्वी से लोकमानस को अभिव्यक्ति देती रही है और लोक सांस्कृतिक चेतना को विविध आयामों से परिपूर्ण करती रही है। इससे पूर्व की लोक भाषा हिंदी के विविध आयामों पर हम व्याख्यान सुने। मैं हमारे विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता भाषा साहित्य और संस्कृति विद्यापीठ आचार्य जमीरपाल कौल जी से ये निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि सहित समस्त विद्वत समाज का औपचारिक स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान आचार्य गिरीश्वर मिश्र, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, कुलसचिव श्री कंवल पाल सिंह मुंद्रा जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी एवं अन्य अध्यापक डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी, डॉक्टर दीपक पांडे जी, विश्वविद्यालय के हिंदी अधिकारी श्री रुपिंदर शर्मा जी तथा आभासी पटल के माध्यम से जुड़े सभी श्रोतागणों का मैं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय गांव गुद्धा, जिला बठिंडा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
साथ ही मैं हिंदी विभाग के सभी सदस्यों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा हिंदी अधिकारी श्री रुपिंदर शर्मा जी को इस वर्ष के हिंदी पखवाड़े के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जो पिछले 14 दिन से लगभग आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्यान तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, के लिए इन सबको बधाई भी देती हूँ। एक बार फिर मैं आज के कार्यक्रम में आप सबका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी आया कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक स्थान पर लिखते हैं कि लोक वे विराट चेतना है जो ग्रामीण से शहरी जीवन तक विस्तीर्ण अपनी प्राकृत अवस्था में विद्यमान रहता है। इसी लोक के माध्यम से और इसी लोक जीवन में विस्तीर्ण हिंदी ने अपना अस्तित्व कायम किया है। महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी को लोक भाषा का रूप माना तथा उसके अंतर्गत बोलियों के अस्तित्व को मूल रूप से स्वीकार किया। हिंदी की इसी व्यापकता पर विचार प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे बीच में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति आदरणीय आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी उपस्थित हैं। वे ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं जो हिंदी भाषा के प्रति विशेष रूप से सजग रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व से विशिष्ट व्याख्यान सुनने से पूर्व मैं हमारे हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर दीपक कुमार पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे माननीय अतिथि का परिचय प्रस्तुत करें। धन्यवाद डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिंदी पखवाड़ा के लोक भाषा हिंदी अतीत और वर्तमान विषयक वेब संगोष्ठी के आभासी पटल पर विश्वविद्यालय एवं देश के कोने कोने के क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों, साहित्य प्रेमियों, सुधीजनों का सर्वप्रथम मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार के कुलगुरु एवं इस कार्यक्रम के संरक्षक, मार्गदर्शक, यशस्वी कुलपति आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिनका इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मार्गदर्शन एवं सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस वेबिनार में हमारे मध्य मुख्य वक्ता के रूप में ख्याति लब्ध मनोवैज्ञानिक, सरलता, सहजता एवं सादगी की प्रतिमूर्ति आकाश धर्मा शिक्षक के रूप में समादित सहृदयी पाठक, शिक्षक एवं आलोचक के रूप में विश्वविदित आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस वेबिनार में आज मुझे हिंदी विभाग एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरफ से मुख्य वक्ता का परिचय प्रस्तुत करने का दायित्व प्रदान किया गया है। आज के मुख्य वक्ता आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी किसी भी औपचारिक परिचय के मोहताज नहीं है, न उनके किसी औपचारिक परिचय की आवश्यकता है। आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मैं आप लोगों के मध्य मुख्य वक्ता का परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। एक मनोविनोद विचारक एवं संस्कृत के अध्येता लेखक गिरीश्वर मिश्र जी हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। लेखन के अलावा अनुवाद और संपादन कर्म से भी जुड़े रहे हैं। प्रोफेसर मिश्र की लिखित एवं संपादित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। 5 दशकों के शैक्षिक एवं अकादमिक जीवन में गोरखपुर, प्रयागराज, भोपाल तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापन के बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। समाज, शिक्षा, संस्कृत, भाषा और साहित्य से जुड़े प्रश्नों पर पत्र पत्रिकाओं में नियमित लेखन करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अपने शैक्षिक, अकादमिक, सांस्कृतिक यात्रा क्रम में लेखक ने अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, इंग्लैंड समेत अनेक अन्य देशों की यात्राएं की हैं तथा अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों, संस्थानों में फेलो रहे हैं। अनेक संस्था, सम्मेलन आदि के सम्मानित सदस्य भी रहे हैं। लेखक की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां होने और नवजीवन का सच, हिंदी भाषा और समाज, हिरना समझ बूझ बन चरना, भारत में शिक्षा, चुनौतियां और अपेक्षाएं आदि। श्री मिश्र जी को अनेक सम्मान एवं पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। आज सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वतंत्र
तथा शोध कार्य कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में सर को विश्व के 10 शीर्षतम मनोवैज्ञानिकों में भी स्थान प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सर को इस आभासी पटल के माध्यम से हिंदी विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम तो चाहते हैं कि सर का जितना सानिध्य, मार्गदर्शन और उनके बौद्धिक का लाभ हमारे सभी श्रोती पाठक श्रोताओं को मिल सके। इसके लिए मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी को मंच सौंपता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। तो आपके समक्ष ऐसी महते व्यक्तित्व से संपन्न अतिथि हमारे बीच में हैं और उनके संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दिव्य हुआ आभासी पटल, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस ये हो गया, आए जो श्रीमंत। आपका हार्दिक स्वागत। लोक भाषा हिंदी अतीत और वर्तमान पर अब मैं अधिक समय ना लेते हुए अब उनको विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं मूर्धन्य विद्वान आदरणीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपना वक्तव्य हम सबके मध्य में रखें। आदरणीय महोदय। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर तिवारी, विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और राजभाषा विभाग से जुड़े हुए मंच पर उपस्थित हमारे सभी मित्रगण और इस आभासी पटल से जुड़ करके आज की चर्चा में शामिल हो रहे सभी प्रतिभागी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वविद्यालय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिसने हिंदी को स्मरण किया और उसके विभिन्न आयामों को लेकर चर्चा करने का एक उपक्रम शुरू किया। इस आयोजन के लिए मैं विशेष रूप से प्रोफेसर तिवारी को बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह की चर्चा से हम देश की एकता को और संस्कृति के उन्नयन को केंद्र में ला सकेंगे और यदि यह कार्य विश्वविद्यालय नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। मित्रों, पंजाब की भूमि देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह सर्वविदित है। वहाँ के क्रांतिकारी, वहाँ के समाज सुधारक, वहाँ के राजनीतिज्ञ किस प्रकार निरंतर देश की सेवा में समर्पित रहे हैं, यह कोई उल्लेख करने की बात नहीं है, सर्वविदित है। मैं उन सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उस दृष्टि से यदि आप देखें तो आपको यह अनुभव होगा कि हम एक लंबी यात्रा स्वतंत्र भारत में व्यतीत कर चुके हैं और यह यात्रा किस तरह से हुई है, किन कठिन मार्गों, किन मुश्किलों के बीच हम स्वतंत्रता को जीवित रखते हुए और देश की सामर्थ्य को बढ़ाने का निरंतर उपक्रम करते रहे हैं। भारत की धरती इस दृष्टि से बड़ी उर्वर है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषाएं अपने विभिन्न बोलियों के साथ, उपभाषाओं के साथ एक मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं और भाषा वैज्ञानिक तो इसे भाषाओं की प्रयोगशाला कहते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की साहित्यिक उपलब्धि इतनी सारी भाषाओं में एक देश में अगर कोई खोजने चले तो भारत जैसा उदाहरण
कहीं मिलेगा नहीं। भारत की यह भाषाई विविधता नई नहीं है। वेद में भी इसका उल्लेख है। यहाँ अनेक भाषाओं और धर्मों को बोलने और उनका पालन करने वाले लोग रहते हैं। तो भाषाई विविधता बड़ी स्वाभाविक है। और जहां तक हिंदी का प्रश्न है, यह कुल मिलाकर के लगभग 1200 साल पुरानी परंपरा का वहन कर रही निरंतर विकसित होने वाली भाषा कही जा सकती है, जिसके नाना रूप हैं। विस्तार में न जाते हुए यदि आप ध्यान में ले आए तो आप पाएंगे कि संस्कृत अपभ्रंश नाना प्रकार की जो इसकी भिन्न भिन्न पूर्व स्थितियां हैं जिनसे इस भाषा का निर्माण हुआ, वह अनेक प्रकार की हैं। और उसके बाद जिस रूप में यह भाषा हमको मिली, उसमें हिंदी की अभिव्यक्ति कितने कितने रूपों में हुई है, यह भी आप सब अच्छी तरह जानते हैं। चाहे मीराबाई, जो कि राजस्थान में रह करके एक विशेष तरह की हिंदी का प्रयोग करती हैं, या रहीम, या जायसी, या गोस्वामी तुलसीदास, या महाकवि सूरदास, आप कितने नाम लेंगे, ये सब के सब और महान, अक्खड़, विचित्र भाषा का प्रयोग करने वाले, सदुक्कड़ी भाषा जिसे कहते हैं, उसका उपयोग करने वाले कबीरदास, इन सारे रूपों में हिंदी अभिव्यक्त हुई है। और हिंदी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा इन भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त हुआ है। सच कहा जाए तो हिंदी एक भाषा नहीं है, यह तो एक भाषा परिवार को व्यक्त करती है। इसमें अनेक भाषाएं जो हैं मिली हुई हैं। आप उन्हें बोली कह लीजिए, विभाषा कह लीजिए, जनपदीय भाषा कह लीजिए, लेकिन ब्रज हो, बुंदेली हो, हरियाणवी हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, ये सब मिल करके हिंदी की रचना करती है। हिंदी देश प्रायः जिसे मध्य देश की भाषा कहा जाता है, वह कई तरह की भाषाओं के निकट अपना अस्तित्व बनाए हुए है और उन निकटवर्ती भाषाओं का भी प्रभाव इसके ऊपर दिखाई पड़ता है। यह भी एक उल्लेखनीय बात है कि हिंदी जिस रूप में विकसित हुई है, उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का खूब उपयोग हुआ है और यह इसका लचीलापन जैसा गुण जो है वह भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग में बड़ा सहायक हुआ है। महात्मा गांधी देश के लगभग हर क्षेत्र में गए, यात्रा की उन्होंने, ताकि देश के समाज की धड़कन को महसूस कर सकें। और जब वह भारत में यह काम कर रहे थे तो इस काम को करने में, समाज के साथ संबंध स्थापित करने में और लोगों के साथ संवाद करने में अधिकांशतः हिंदी का ही उपयोग उन्होंने किया। ऐसा उन्होंने अपनी जो सत्य के प्रयोग नामक अपनी आत्मकथा और अन्य जो उनके लेखन के सामग्री को अगर आप देखें तो आप पाएंगे, तो उन सब में बार बार वो इसका उल्लेख करते हैं। मैंने अपने एक सहयोगी के साथ गांधी जी का हिंदी संघर्ष करके एक छोटी सी पुस्तिका भी प्रकाशित की है सस्ता साहित्य मंडल से, जिसमें उनके पूरे गांधी वाङ्मय में उन्होंने जहाँ जहाँ हिंदी को लेकर के चर्चा की है, उनके लेखन में जो भी सामग्री उपलब्ध है वह सब उसमें संकलित भी की है, उसका विश्लेषण भी किया है। तो गांधी जी ने संवाद के लिए, संपर्क के लिए हिंदी का उपयोग किया
और वो कहते हैं कि मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संवाद करने में हिंदी के माध्यम से। मैं गांधी जी का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि गांधी जी जो कि देखिए 20 साल 21 साल तो वह दक्षिण अफ्रीका में रहे, वह इंग्लैंड में पढ़ाई किए, अर्थात विदेश का अच्छा खासा अनुभव उनको रहा। लेकिन जब भारत आए तो निश्चय किया कि हम पूरे भारतीय हो जाएं, और पूरे भारतीय होने में आप जो उनकी वेशभूषा आप आजकल चित्रों में जो देख रहे हैं, वह एक गांव के अत्यंत साधारण व्यक्ति की वेशभूषा है। वह अपने आप को लोक में शामिल किए और अपने जीवन को भी उसी रूप में संपादित किए। तो लोक के साथ संपर्क स्थापित करने में गांधी जी ने हिंदी का उपयोग किया, और वर्धा में रहते हुए उन्होंने 37 के आसपास एक संस्था भी स्थापित की, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद, जो कि अभी भी कार्यरत है और उसकी शाखाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। और गांधी जी ने दक्षिण भारत में भी अपने पुत्र को भेजा, देवदास गांधी को, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा भी स्थापित की गई और वहां पर अभी भी वह कार्यरत है। कहने का हमारा आशय यह है कि गांधी जी ने भारत में संवाद और संपर्क के लिए हिंदी का उपयोग किया और इस पर बल दिया कि हिंदी का उपयोग किया जाए। और उनका जो विचार था वह यह था कि हम ऐसी हिंदी का उपयोग करें जो सबके समझ में आए। वह हिंदुस्तानी शब्द का उपयोग करते थे और उनकी जो दृष्टि थी उसमें सरल हिंदी, न कि पूर्णतया संस्कृत निष्ठ हिंदी। और यह बात उनके मन में कहीं थी कि हिंदी और उर्दू ये दोनों शब्द के दृष्टि से तो लगभग एक जैसी हैं। अगर उस पूरे शब्द भंडार का विश्लेषण करिए तो कुछ बड़े खास किस्म के उर्दू शब्दों, उर्दू के जो अरबी मूल के शब्द है उनको हटा दीजिए तो हिंदी और उर्दू में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आपके बहुत सारे फिल्मी जो गीतकार हैं जो उर्दू और हिंदी में लिखते हैं, और जो शायर हैं उनकी कविताओं, गज़ल कहिए, आप जो भी कहिए, शेर कहिए, वो सब हिंदी है कि उर्दू है कहना बड़ा कठिन है। लिपि को अगर आप हटा दें तो शायद कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हिंदी का विस्तार बहुत व्यापक है और यह भाषा आम जनता के द्वारा प्रयुक्त भाषा रही है। ये देखिए बड़ा विचित्र संयोग है कि एक ज़माने में जबकि फारसी मुगलों के समय में आधिकारिक भाषा थी, तब भी हिंदी का प्रयोग हो रहा था जन भाषा के रूप में, लोक भाषा के रूप में। जब अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेजी को राजभाषा उन्होंने बनाया, लेकिन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं ही लोक भाषा के रूप में प्रयुक्त रहीं। और हिंदी का मैं कहूँगा सौभाग्य रहा कि हिंदी का जो आरंभिक जीवन है जिसको प्रश्रय दिया लोगों ने, वह हिंदी वाले नहीं, वह हिंदी थे, हिंदीतर भाषाओं के रूप में। स्वामी दयानंद थे, केशव चंद्र सेन थे, राजा राम मोहन राय थे, जस्टिस शारदा चरण मित्र थे, ये तमाम लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, महात्मा गांधी थे। इन लोगों ने यह अनुभव किया कि हिंदी की पात्रता इस उद्देश्य से अधिक है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आती है। लोग बोलते हैं, कुछ लिखने में अगर कठिनाई है तो सुनने में और सुनकर के समझने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं। आज भी अगर आप देखें तो हिंदी फिल्मों के गाने हुए, गज़लें हैं, संगीत के माध्यम से
जितना हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे देश में है शायद किसी अन्य भाषा का नहीं है। हिंदी भारत के बाहर भी पहुंची उन लोगों के द्वारा जिन्हें हम प्रवासी भारतीय कहते हैं, जो भारत छोड़ करके अन्य स्थानों पर चले गए। उदाहरण के लिए फिजी में गए, मॉरिशस में गए, गुयाना में गए, ट्रिनिडाड में गए। तो भारत की वह भाषा जो भारत से अलग भिन्न भिन्न देशों में, दक्षिण अफ्रीका तक गए, इन सारे देशों में बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदी जो उनकी मातृभाषा थी उसका उपयोग वह कर रहे थे। वे वहाँ पर जिस रूप में गए वह अलग कथा है। गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए और फिर वहाँ के जनजीवन में शामिल हुए और अब धीरे धीरे स्वतंत्रता का आलोक वहाँ पहुँचा है। और बहुत सारे देशों में भारतीय मूल के जो लोग हैं वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम सारे पदों पर सुशोभित होते रहे हैं। वासुदेव पांडे, राम गुलाम, तमाम सारे नाम आपको मिलेंगे जो कि सक्रिय रूप से वहाँ राजनीति में भी बड़ी कुशलता के साथ आगे बढ़े। मित्रों, तो हिंदी का विस्तार जो है भारत में भी है और भारत के बाहर भी है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में यदि हम अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा योगदान लोक को जगाने में, लोक को उस आंदोलन में शामिल करने में हिंदी की भूमिका है। अगर सोहनलाल द्विवेदी की कविता आप याद करिए, जिसमें इधर गांधी जी के पग चलते थे, कोटि पग उसी ओर चल पड़ते थे। और आप पाएंगे कि चाहे आजाद हिंद फौज का सुभाष बाबू के नेतृत्व में जो आयोजन था, या तमाम नेताओं ने जो देश के साथ जुड़ने का काम किया, और मैं समझता हूँ कि गांधी जी के राजनीति के क्षितिज पर आगमन के बाद 1920 के बाद जो परिवर्तन हुआ, उसके पहले कांग्रेस जो है वह आभिजात्य वाली अधिक थी, और वो लोक के निकट ले आने का जो काम किया वह गांधी जी ने किया। और उसके बाद वो परिवर्तन हुआ। उनका असहयोग आंदोलन देखिए, दांडी मार्च देखिए, तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं उसमें जिस लोक भाषा का प्रयोग हो रहा था वह हिंदी थी। तो जन जीवन को जागृत करने में भी हिंदी की बड़ी भूमिका है। और हिंदी क्षेत्र में जिन नामों को हम याद करते हैं, चाहे वो बिस्मिल हो, चाहे वो भगत सिंह हो, तमाम सारे नाम आपको मिलेंगे, चंद्रशेखर आजाद हो, इन सब ने जो संग्राम का एक धार देने का काम किया, उन सब की भाषा प्रायः करके हिंदी थी। तो हिंदी की इस देश को खड़ा करने में और स्वतंत्रता को ले आने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। और यह कभी साम्राज्यवादी नहीं रही, यह निरंतर लोक की ओर अभिमुख रही। और लोक का एक और पक्ष भी है, जो सामान्य जीवन में हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, आप देखेंगे कि अक्सर भारत का हर नागरिक एक भाषा नहीं बोलता है। घर के अंदर व परिवार में एक भाषा बोलता है, वो भोजपुरी हो सकती है, अवधी हो सकती है, मैथिली हो सकती है। विद्यालय में, कार्यालय में वो हिंदी का प्रयोग करता है। अंग्रेजी जानता है तो वो अंग्रेजी का भी उपयोग करता है, उर्दू जानता है तो उर्दू का भी उपयोग करता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि बहुभाषिकता तो यहाँ पर कूट कूट करके भरी हुई है। बड़ा स्वाभाविक हिस्सा है ये हमारे जीवन का कि हम कई भाषाओं के संपर्क में रहते हैं। और यह तमाम सारे अध्ययनों से प्रमाणित है कि द्विभाषिकता, बहुभाषिकता जो है वह
मस्तिष्क को अतिरिक्त उद्दीपन देती है और यह बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक दृष्टि से और सक्षम बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब प्रश्न यह उठता है कि लोक भाषा के रूप में हिंदी का यह जो विस्तार हुआ, मैं साहित्य की चर्चा करने लगूं तो और अधिक समय लगेगा, उसका उल्लेख करना समय सीमा के बाहर चला जाएगा और चर्चा का वह विषय भी नहीं है। लेकिन यदि आप हिंदी साहित्य पर एक विहंगम दृष्टि डालें तो भी आप पाएंगे कि निरंतर काव्य की दृष्टि से, कथा का जो क्षेत्र है उस दृष्टि से, नाटक का जो क्षेत्र है उसमें, निबंध, इन सब में बहुत बड़े प्रतिमान स्थापित हुए हैं। आलोचना की दृष्टि से अगर आप देखें तो जो तमाम धाराएं, चाहे वह प्रगतिवाद की हो, प्रयोगवाद की हो, नई कविता की हो, तमाम जो दृष्टियां आई हैं उसने समाज को केंद्र में रखा है। कभी मध्य वर्ग की चेतना महत्वपूर्ण में थी, अब आप बहुत सारा विमर्श जो है वह स्त्रीवादी विमर्श कह लीजिए, दलित विमर्श को कह लीजिए, पर्यावरण का विमर्श ले लीजिए, अल्पसंख्यकों का विमर्श ले लीजिए। कहने का अर्थ यह है कि जो समाज के हाशिए का वर्ग है, जो लोक है, वह चिंता में है और वह हिंदी को एक नई पहचान देता है कि हिंदी जो है वह अधिकार की भाषा नहीं है, साम्राज्यवादी भाषा नहीं है, वह खुल करके समाज से जुड़ती है और समाज के विभिन्न वर्गों से अपना संपर्क साधती है। हिंदी की जितनी भी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, बहुत सारी जिनका उल्लेख किया जा सकता है, उनको आप देखेंगे, पहचानेंगे। उदाहरण अगर आप देना चाहें तो फणीश्वरनाथ रेण को आप देखिए, उनकी परती परिकथा को देखिए, और नागार्जुन की कविता को आप देखिए। किसको किसको आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। चाहे ताजे ताजे सुदामा पांडे को आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज से टकराने का काम किया है, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को आत्मसात किया है और उसमें आलोचक की भी दृष्टि है। मैं हिंदी साहित्य के विकास को बड़े आशा की दृष्टि से देखता हूं कि वह समाज के लिए एक प्रकार की दृष्टि का विकास कर रहा है। उतार चढ़ाव हर भाषा के साहित्य में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से भिन्न भिन्न समाज के जो अंग हैं उन सबको, चाहे वो ट्रांसजेंडर के हों, चाहे स्त्री की समस्या हो, चाहे जो ऐसे लोग जो कि वृद्धावस्था में उनको लेकर के बहुत सारा लेखन हो रहा है, तो जो हिंदी के लेखक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, उन सबकी जो दृष्टि है वह बड़ी पैनी दृष्टि है। तो साहित्य की दृष्टि से हिंदी बड़ी समृद्ध भाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है और इसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। मैं अब आपका ध्यान एक दूसरे पक्ष की ओर ले जाना चाहूंगा और वह पक्ष है जो एक प्रकार से चिंता का प्रश्न है और जो एक प्रकार से दुखदाई प्रश्न भी है कि हिंदी को हमारे संविधान में बड़े स्पष्ट रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया और अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया और यह निर्णय जो है वह कानूनी रूप से स्वीकृत हुआ, परंतु उसी के साथ यह भी एक व्यवस्था की गई कि चूंकि हिंदी में प्रयोग नहीं हो रहा है अभी राजकाज में, इसलिए उसको कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि वह उस कार्य को करने में निपुणता प्राप्त कर ले और तब पूरी तरह से वो राजभाषा का कार्य करेगी। यह भी प्राविधान किया गया कि जो हिंदी भाषा है उसमें अंग्रेजी आदेश का
अनुवाद जरूर तैयार किया जाए। राजभाषा का एक बहुत बड़ा विभाग खोला गया और हम देखते हैं कि अब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपके कागज जो हैं वो सरकारी आते हैं, आना चाहिए। नहीं आते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप दीजिए, यह व्यवस्था हुई। लेकिन इस घालमेल में, मैं घालमेल इसलिए कहूँगा कि इस तरह से हिंदी को जो एक दोयम दर्जे का स्थान दे दिया गया, वो स्थान 15 वर्ष के लिए तो शुरू में रखा गया, लेकिन वो अब 70 साल हो गया। और कहा यह गया कि हिंदी जो है वह परिपक्व हो जाए, और जाने कब वह परिपक्वता हिंदी को आएगी, ये तो राजनेता बतावे हिंदी परिपक्व हुई या नहीं। प्रश्न यह उठता है कि अंग्रेजी जानने वाले जब भारत की स्वतंत्रता मिली थी तो कुल 0.1% थे, कहीं पढ़ा था मैंने। अब शायद 12-14% हो गए होंगे। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है कि 12-14% पाने वाले लोग शेष भारत के ऊपर लाद दिए जाएं? और गणना ही करिए तो 50% से ज्यादा लोग हिंदी जानते हैं, उसको अवसर न दिया जाए। अब आप ये अनुमान करिए, देख लीजिए तथ्य क्या है। जो भी आंकड़ा हो उसमें आप यह तो पाएंगे ना कि कितने अंग्रेजी जानने वाले हैं और कितने हिंदी जानने वाले हैं। तो अंग्रेजी को लादने में आपको शर्म नहीं आ रही है, हिंदी का प्रयोग करने में आपको कठिनाई हो रही है। ये एक ऐसा दुचित्तापन, दुविधा का मन हमारे शासन तंत्र में बना रहा, सरकार में बना रहा, और उसका कारण जो भी हो, राजनीतिक कारण हो, तात्कालिक कारण हो, कुछ सुविधाएं पाने का कारण हो, लेकिन यह एक तथ्य है। और इसका परिणाम हुआ कि हिंदी राजकाज में किनारे पड़ गई, वह हाशिए पर डाल दी गई, और ऐसी हिंदी का उपयोग किया गया जो हिंदी से आपको दूर कर दे। सरकारी अनुवाद पढ़िएगा, आप माथा ठोक लीजिएगा, इतनी जटिल हिंदी है वह कि वह समझ में ही नहीं आती है कि वह क्या है। उसको समझने के लिए आप अंग्रेजी वाला पढ़ के समझते हैं। हिंदी का हमने लोक भाषा इसलिए कहना चाहा कि जो हिंदी लोक में प्रयुक्त है उसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है, जहां पर प्रयोग करना चाहिए, जहां आवश्यकता है, आप संस्कृत के शब्दों का, संस्कृत निष्ठ शब्दों का उपयोग करिए। लेकिन एक टकसाल बनाई गई, एक हिंदी के लिए तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया गया और लाखों शब्द तैयार किए गए। वहाँ एक व्याकरण बैठते हैं, भाषा वैज्ञानिक बैठते हैं, हिंदी संस्कृत के विद्वान बैठते हैं, और विभिन्न अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में क्या शब्द होगा इसका निश्चय किया जाता है, और बहुत सारे उसके जो कोश हैं वह प्रकाशित हुए हैं। अब उसमें हम जो लोक भाषा में प्रयुक्त शब्द हैं उनका उपयोग नहीं करते, अब उसका जो उपयोग करेंगे वो बड़ा कठिन हो जाता है, वह कहीं हिंदी से दूर भगा देता है। अब ये हमारे सामने प्रश्न है कि हिंदी को यदि हम प्रयोग में लाने वाली भाषा, जो सबके काम में आए, जो सामर्थ्य दे सके, जो विचार के लिए आपको प्रेरित कर सके, वह रूप तो वह होगा जो कि समाज में प्रचलित हो, जो लोक में प्रयुक्त हो। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारा साहित्य जो हिंदी का है उसको आप देखिए, उसमें जो शब्द हैं उनको आप देखिए वो किस तरह के हैं। मैंने वर्धा में एक शब्दकोश तैयार करने की योजना पर कार्य शुरू किया था, जिसमें शब्द का उच्चारण, शब्द का उपयोग, उसकी ध्वनि भी आपको सुनाई पड़े और उसका अर्थ भी दिखाई पड़े, उसका साहित्य में प्रयोग किसी ने किया है तो वह उदाहरण भी रहे, ताकि आप पूरी तरह से उससे परिचित हो जाए। आज टेक्नोलॉजी जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और अब मंगल फॉन्ट में आप बड़ी आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं,
खूब अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अपना सारा लेखन स्वयं कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर स्वयं लिखता हूं। मैं कुलपति के रूप में भी बहुत सारा पत्र जो है स्वयं लिखता था, क्योंकि तब अशुद्धि कम होती थी। अगर किसी को बोल दीजिए कि लिख के ले आओ तो और गलत होगा, तो उसमें और समय लगेगा। और मैंने निरंतर लेखन कार्य जो है वह स्वयं मैं कर रहा हूं और मुझे कोई कठिनाई नहीं आ रही है और बड़ी सुविधा के साथ यह कार्य हो रहा है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसने हिंदी को बड़ी गति दी है। और अब आप देखिए कि सोशल मीडिया में हिंदी का प्रयोग बड़ी तीव्र गति से हो रहा है और उसमें साहित्य का भी व्यक्त भी हो रही है, अन्य तरह की चर्चा भी हो रही है, अच्छी बुरी हर तरह की चर्चा हो रही है। लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है और उसका उपयोग खूब हो रहा है। तो हिंदी को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा साहाय्य प्राप्त हुआ है, जिससे इसका विकास हो रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मगर ये एक प्रश्न तो है, ये गांधी जी ने कहा था कि अगर समाज को उसकी भाषा नहीं मिलती है तो वह समाज गूंगा हो जाता है, राष्ट्र गूंगा हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र को अभिव्यक्ति का अवसर मिले, लोकतंत्र में लोक को भागीदारी का अवसर मिले, लोकतंत्र में लोक के द्वारा शासन हो, लोक के लिए शासन हो, तो लोक की भाषा के अलावे कोई विकल्प नहीं हो सकता है। यह मानना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि कोई इसको काट सकता है कि शासन की भाषा और शासित की भाषा में यदि दूरी बनी रहे तो शासन किस प्रकार का होगा। आप कानून की सहायता से अपना कष्ट दूर करना चाहते हैं, लेकिन कचहरी में, और जो सबसे बड़ी कचहरी है उसकी जो पायदान है, जो उसमें प्रवेश करने की जगह है, वहां पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी का प्रवेश निषिद्ध है। अब जब अंग्रेजी का प्रवेश निषिद्ध है तो आप अपनी बात नहीं कह सकते, और कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, किस रूप में उसका विश्लेषण कर रहा है, यह सब एक बड़ी विपत्ति हो जाती है और उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक बड़े प्रतिष्ठित अधिकारी हमको बता रहे थे, अपना अनुभव बता रहे थे कि किस तरह से एक व्यक्ति को हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में बहुत बड़ी सजा दी जा रही थी, और जब वास्तविक अर्थ स्पष्ट करके उन्होंने वह बताया, समझाया, तो चीजें स्पष्ट हुई कि अरे बाप रे, तो बड़ी भारी गलती हो रही थी। अब ऐसी स्थिति जो है वह अगर पैदा होती है, और यह कोई असामान्य बात नहीं है, हम अपनी अभिव्यक्ति जिस भाषा में करते हैं, जिस भाषा में सशक्त रूप से करते हैं, उस भाषा में यदि हमें अवसर मिलता है तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का, अन्य भारतीय भाषाओं का, मातृभाषाओं का क्या स्थान हो, इसको लेकर के नई शिक्षा नीति में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उसका अर्थ यह है कि अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया था। मातृभाषा जो है वह शिक्षा की भाषा न हो, इसको स्वीकार करते हुए बड़ा दुख है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, तमाम जगहों पर ऐसा सोचा जाता है कि अंग्रेजी में पढ़ना सफलता की कुंजी है, और सारे विद्यालयों को बदल करके अंग्रेजी में कर दिया जाए, और ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेव, ये याद कराया जाए। वो सेव भी जानता है और सेव का पदार्थ भी जानता है, सब अनुभव करता है, और इसको रटने में उसको समय लगाया जाता है। बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, माता पिता हिंदी भाषी हैं, उनको पता ही नहीं है, और बच्चा रट रहा है, याद कर रहा है। रटने के बदले में समझदारी के साथ अध्ययन करना कितना उपयोगी होता है,
यह हम सब लोग अनुभव करते हैं। मातृभाषा में अगर अध्ययन हो, मातृभाषा लोक भाषा हुई, वह भाषा जो सर्वत्र प्रयुक्त की जानी चाहिए, यदि उस भाषा में हम अनुभव देते हैं तो विद्यालय का और घर का दोनों अनुभव एक दूसरे के करीब रहेगा। और वो जो ट्रांजिशन होगा, जो उसका उस जगह पर जाने से जो बदलाव के कारण जो कठिनाई पैदा होती है वह भी नहीं होगी। उसको हर चीज रटनी नहीं पड़ेगी, वह समझ करके वो अपने को व्यक्त कर सकता है, उसमें सृजनात्मकता दिखाई पड़ेगी। आप देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी पूरी शिक्षा में रटने पर जो इतना जोर आया उसका एक कारण यह भी था कि अंग्रेजी में ही पढ़ाई हो रही है, और अंग्रेजी में पढ़ाई हो रही है तो उसमें आप स्वयं अपनी रचना नहीं कर सकते, उतनी सृजनात्मकता नहीं आएगी। केवल रट करके जो कहा जा सकता है उसी तरह की बात हो पाएगी। बहुत सारे देश हैं, मैं देख रहा था फ्रांस में 100 से ज्यादा नोबेल प्राइज मिल चुकी है। भारत में पढ़ लिख करके कितने लोगों को मिली यह आप जानिए। सीवी रमन और टैगोर के बाद जितने भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों को मिली है वो सब वो थे जो भारत से भाग करके विदेश चले गए, वहां उन्होंने अध्ययन किया, चाहे वो अभिजीत सेन हो, चाहे हरगोविंद खुराना हो, चाहे वो वेंकट रमन या क्या नाम है उनका वो हो, तमाम सारे ये नाम हैं, लेकिन ये सब के सब भारतीय नागरिक भी नहीं है। वह जा करके वहां बस गए, उन्होंने पढ़ा लिखा, उसका उपयोग किया। आप भिन्न भिन्न देशों में प्रगति की तुलना अगर करें तो उसी तरह से शताधिक तो आपको नोबेल प्राइज वाले जर्मनी में मिलेंगे। अब आप जापान में भी काफी संख्या है। अब सृजनात्मकता का एक तो पैमाना है ना नोबेल प्राइज। हम लोग अगर अपनी भाषा में चिंतन करें, विचार करें, क्योंकि विचार करने की जो कोटियां हैं, जो श्रेणियां हैं, जो कैटेगरीज हैं, वह भाषा से जुड़ी हुई है। भाषा हमारी आंख होती है जिससे दुनिया देखते हैं। तो चश्मा बदलना पड़ता है, अंग्रेजी का चश्मा लगाओ। कई बार मैं देखता हूं कि 3rd क्लास की बात, मतलब तृतीय श्रेणी की बात लोग अंग्रेजी में कह करके ताली पिचवाते हैं कि बड़ा अच्छा बोला। वह बात आप हिंदी में कहिए तो पता चला कि व्यर्थ की बात कर रहे थे। आप देख लीजिएगा। तो यह एक हमारे सामने बड़ी भारी चुनौती है कि हमारी ज्ञान की अभिवृद्धि, हमारे शिक्षा की जो, हमारे युवकों की जो ऊर्जा है वह कितनी व्यर्थ हो रही है अन्य भाषाओं को, या एक तरह का एक दोहरा महत्व हम भाषा की दृष्टि से श्रम का एक दुरुपयोग कह लीजिए हम देख रहे हैं। तो यदि हम अपनी भाषा में अपने को व्यक्त करते हैं तो शायद हमारी क्षमता बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी मत जानिए, आप सभी भाषाओं को जानिए, अधिक से अधिक भाषाओं को जानिए, लेकिन वह भाषा ज्ञान प्राप्त करने की भाषा होनी चाहिए। यह ध्यान दीजिए, आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ करके आप समझ सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से हम माध्यम के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं उससे पढ़ाई पर बड़ा भार पड़ रहा है। गांधी जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरा अपना अनुभव कि कितना समय बर्बाद हुआ, कितने बच्चों का बर्बाद हो रहा है इसके कारण, विदेशी भाषा में पढ़ने के कारण। आप अपना विषय गणित पढ़िए, आप हिंदी में अगर पढ़ सकते हैं, दूसरी भाषा में पढ़ सकते हैं। अब हमने परिश्रम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, हिंदी में पुस्तकें नहीं तैयार की, उसका फल आप भोगिए। हम अगर इस भाषा को सशक्त नहीं बनाएंगे तो यह पिछड़ी रह जाएगी। केवल नारा दे देने से या हिंदी के पक्ष में हाथ खड़ा कर देने से भी बात नहीं बनेगी।
जब तक हम हिंदी का प्रयोग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नहीं करेंगे, जब तक इसे सोचने की भाषा नहीं बनाएंगे, तब तक पूर्ण लोकतंत्र नहीं आएगा। स्वराज्य जो है, जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी, जिस हिंद स्वराज की बात वह कर रहे थे, जिस तरह के देश को, एक सशक्त देश को अपने स्वप्न में उन्होंने देखा था, वह स्वप्न दूर ही रहेगा, क्योंकि उस स्वप्न का खाका भी हमारा बदल जाता है। अंग्रेजी केवल भाषा नहीं है, अंग्रेजी के साथ संस्कार भी आता है, जो कि अंग्रेजों का संस्कार है। एक संस्कृत भी आती है, एक पूरा पैकेज हो जाता है। हम उसी तरह बनना चाहते हैं। कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि अंग्रेजी गालियों का प्रयोग करते हैं हिंदी बोलते हो। मैं उसका उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन अब उसमें उनको एक तरह की उच्चता का, अभिजात्य का बोध होता है कि वो अंग्रेजी गाली का उपयोग कर रहे हैं। ये तो दृष्टि है। हमको जो एक शब्द है सांस्कृतिक क्षरण, कहीं न कहीं हम मन से, आचरण से, जीवन में जिन मूल्यों को ले रहे हैं, उन सबको अगर आप अपने ध्यान में ले आए तो आपको यह बड़ी भारी चुनौती दिखाई पड़ेगी कि देश को यदि भारत रखना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया दैट इज भारत कहा जाता है, आपके संविधान में भी लिखा हुआ है। कितनी बड़ी यह विचित्र स्थिति है कि इंडिया मूल है और भारत उसका वैकल्प है, और भारत तब से है, इंडिया तो शब्द बाद में प्रयोग में आया, लेकिन इंडिया को भारत कह दिया, हमने भी उसको स्वीकार कर लिया। तो यह पहले हम गुलाम थे, किसी कवि ने लिखा है कि अब गुलामी है। अब विचित्र स्थिति हो गई है कि हम, इसका आंदोलन होता है कि भारत को भारत कहा जाए, भारत को भारत की दृष्टि से देखा जाए। इसमें यदि आप आगे बढ़ते हैं तो कहा जाएगा कि आप तो हिंदुत्ववादी हैं, वो आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। आपको अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान यदि स्थापित करनी है तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप भारत के रूप में याद किए जाना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। भारत से जिस अर्थ का बोध होता है, जिस जाति से, जिस समुदाय का बोध होता है, भारत खंड से जिस स्थान का बोध होता है, जो व्यापकता है, वह इंडिया में नहीं है। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए एक वैचारिक चुनौती का प्रश्न है, व्यक्ति के रूप में, समुदाय के रूप में, देश के रूप में। हम जिस सशक्त भारत की कल्पना करते हैं, जिस स्वावलंबी भारत की कल्पना करते हैं, जिस स्वदेश की भावना से पूरित भारत की कल्पना करते हैं, वह लोक भाषा के माध्यम से ही संभव है। हम अपने जीवन में यदि हिंदी का उपयोग करते हैं, मातृभाषा का उपयोग करते हैं, यदि हम भारत की भाषाओं के उपयोग पर बल देते हैं, उनके बीच में पारस्परिक संबंध देखते हैं, तो शायद हमारे लिए एक अच्छे भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह बड़ी विचित्र बात है कि मराठी हो, बंगला हो, उड़िया हो, हिंदी हो, इनको गुजराती हो, इन सबको अगर आप देवनागरी में लिख दीजिए तो पता चलेगा कि ये सब एक ही प्रकार की भाषा है। शारदा चरण मित्र ने देवनागर पत्रिका 1907 में आरंभ की थी कलकत्ता में, जो 1917 तक चली थी, जिसमें विभिन्न भाषाओं की सामग्री देवनागरी में प्रस्तुत की जाती।
यह भी एक बड़ी भारी विपत्ति हमारे देश में हुई। आप देखिए ना, यूरोप में अनेक भाषाओं की लिपि एक है, रोमन लिपि। अनेक भाषाओं की लिपि एक है, रोमन लिपि। यहाँ हमने भी वह बात नहीं समझी। देवनागरी का उपयोग अगर कम से कम 5-7 भाषाएं ऐसी हैं जिनको अगर आप देवनागरी लिखिए तो भाषा का भेद खत्म हो जाएगा। सारे शब्द एक ही प्रकार के हैं, संस्कृत मूल के हैं। अधिकांश हिंदी भारत की भाषाएं जो है वो संस्कृत के करीब हैं। देवनागरी में अगर आप लिखिए तो बहुत सारा झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा। भाषाओं का भेद, समझदारी जो है उसके द्वार खुल जाएंगे। हम उसे भी राजनीतिक प्रश्न बना देते हैं। भाषा का जो गौरव है, तो कभी भारतेंदु जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। कहीं न कहीं यह भाव जब यह कहा गया था उससे कम महत्वपूर्ण आज भी नहीं है, उसका महत्व आज भी है। हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि हम देश का गौरव चाहते हैं, देश में सृजनात्मकता चाहते हैं, कल्पनाशीलता चाहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि समता हो, सद्भावना हो, तो हमको उस भाषा में संवाद करना पड़ेगा, संचार करना पड़ेगा जो सबकी भाषा है, जिसमें शासक और शासित का भेद नहीं है, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन या शोषण करने की वृत्ति नहीं है। हिंदी में यह भाव कभी नहीं था। मैं इन शब्दों के साथ आज के इस आयोजन में इन विचारों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए जो आपने अवसर दिया, उसे हेतु हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरा उद्देश्य यह था कि जैसे दिए की बाती को उकसाया जाता है, उसी तरह से मैं आपके मन में कुछ विचारों को उकसाऊं कि आप भी इस दृष्टि से देखें, विचार करें, आलोचक की दृष्टि से कि हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। मैं एक बार पुनः आचार्य तिवारी को बधाई देता हूं और हमारे जो मित्र इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने पंजाब भूमि के योगदान से बात को आरंभ करते हुए भाषिक विविधता में एकता के सूत्र के रूप में लोक भाषा हिंदी की महत्ता, निरंतर विकसित होने वाली हमारी हिंदी भाषा जो कबीर सूर तुलसी के माध्यम से लोक चेतना के रूप में प्रवाहित हो रही थी और आगे बहते हुए रेणु, नागार्जुन, सुदामा पांडे तक इनके जो रूप क्षेत्रीय भाषा के रूप में हमारे बीच में आए, उन सबको प्रस्तुत किया। आपने महात्मा गांधी जी का पुण्य स्मरण कर उनके भाषा विकास संबंधी योगदान को रेखांकित किया। वहीं दूसरी ओर बीज रूप में हम सबके हृदय में हिंदी की स्वीकार्यता की दुविधाग्रस्त स्थिति, विश्व पटल पर हिंदी और हिंदी साहित्यकारों की स्थिति, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ उसकी संस्कृति, रहन सहन के प्रभाव और भारतीय भाषाओं की आपसी संबद्धता को बड़े गहन विश्लेषण रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए आपके संबंध में कहना चाहूँगा, आप तो एक पारस हैं जो स्वर्ण पल में करते हैं, कुशल शिल्पी कहें, पत्थर सुघड़ मूरत में ढलते हैं, मिला सानिध्य हमारा भाग्य है, श्रीमान जी आए है अभिनंदन, हम आपका नमन वंदन करते हैं। ऐसे ही हमारे विश्वविद्यालय के कुशल शिल्पी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके दिशा निर्देश एवं जिनके संरक्षण में ये पूरा आयोजन हो रहा है, तथा जो अपनी कार्यशैली से हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, ऐसे हमारे विश्वविद्यालय के माननीय मनस्वी यशस्वी कुलगुरु आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी को मैं अब विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि वे आज के विषय से संबंधित अपने विचार हम सबके मध्य में रखें। माननीय कुलपति महोदय। परम आदरणीय गिरीश्वर मिश्र जी, भाषा विज्ञान
की संकाय अध्यक्ष डॉक्टर जमीत पाल कौर जी, हिंदी विभाग के सभी आचार्यगण। इस मूल विषय पर मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन पहले माननीय मिश्र जी ने जो अपनी बात की शुरुआत की, पंजाब क्षेत्र का समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उसमें उनका संदेश ये था कि जिस तरह से इस क्षेत्र ने योगदान, अतीत में योगदान दिया है, उस योगदान को वर्तमान में भी हमें देना है और आने वाले समय में भी उसी तरह का योगदान हमें बौद्धिक जगत को देना है। इसका सबसे स्पष्ट संदेश ये था और इसके लिए हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा, जिससे कि आज से 100 वर्ष बाद भी ये बात हो सके कि पंजाब क्षेत्र का भारतवर्ष की सभ्यता और मानवता को उत्कृष्ट श्रेणी पर ले जाने के लिए जिस तरह का योगदान अतीत में हुआ, वो आगे भी होता रहे, और जिससे कि ऐसे विद्वज्जन जब कभी अपना बौद्धिक दें तो हमेशा वो इस क्षेत्र का उदाहरण देते रहें। ये एक बहुत ही सुखद संयोग है कि एक मनोवैज्ञानिक हिंदी के प्रति, राजभाषा के प्रति इतना जिनका लगाव, प्रेम केवल बोलने में नहीं बल्कि लिखने में, यदि हम किसी भाषा को प्रेम करते हैं, उस भाषा को आत्मसात करना चाहते हैं और उस भाषा को अपने सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए और उस सभ्यता में उससे जुड़ी हुई सुखद यादों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो केवल बोलना ही नहीं बल्कि लिखना और पढ़ना, ये तीनों आवश्यक हो जाते हैं। मैं पंजाब में यहाँ भटिंडा में बैठ करके आपके लेखों का दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में मुझे लगता है कि एक महीने में कम से कम 3 लेख माननीय मिश्र जी के अवश्य आ जाते हैं। और ये यदि हम इनकी लेखों के हम विषयों को देखें तो वो केवल शिक्षा जगत से ही जुड़े नहीं बल्कि अन्य समसामयिक विषयों पर भी वो लेख होते हैं। इससे पता चलता है कि आपका गहन अध्ययन उन विषयों के बारे में कितना है, आपकी सोच कितनी है, आपका चिंतन कितना है, और आप हम सबको अपने विचारों से हम सबको लाभ दिलाते रहते हैं। और हम सबको भी उन विषयों पर सोचने के, जब हम पढ़ते हैं किसी साहित्य को तो उस विषय के बारे में हम स्वयं सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। और ये जो विवशता की बात है, जैसा कि माननीय मिश्र जी ने कहा अपने उदाहरण में बीच में, कि करीब 200-300 वर्षों की मानसिक गुलामी, और जिसका जो सबसे बड़ा प्रभाव, दुष्प्रभाव हम भारतीयों पर पड़ा, वो ये था कि एक आदेश लेने की प्रवृत्ति जो हम में बन गई, और उस आदेश लेने की प्रवृत्ति से जो हमारी चिंतन की शक्ति जो थी, ये हमारी भारतीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी, चिंतन करना, मौलिक चिंतन करना, और विभिन्न विषयों पर, सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर मूल साहित्य उत्पन्न करना। ये सभ्यता की यदि हम केंद्र बिंदु कहें, नहीं तो वेदों का की रचना नहीं हो पाती, नहीं तो उपनिषदों की रचना नहीं हो पाती, और अन्य ग्रंथों की रचना नहीं हो पाती। इस मूल भावना का प्रहार, हम राजनैतिक तौर पर तो परतंत्र थे ही, लेकिन हमारी जो बौद्धिकता पर जो प्रहार हुआ, और आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वो उसी को परिलक्षित करता है कि भारत सरकार ने हिंदी पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया, उसका सूचना आई, और भारत सरकार
ये निर्णय ली कि हर एक विश्वविद्यालय में राजभाषा प्रकोष्ठ होगा और वो कुछ तो कुछ कार्य कराएगा। इस तरह के आदेश का निर्वहन ही ये जो हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, ये उसी आदेश के पालन का जिसको हमने सीखा, आदेश आए उसको कर दिया। आदेश मानना एक व्यवस्था में जरूरी होता, आवश्यक होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक मौलिक चिंतन की स्वतंत्रता जो सभी मानव को होना चाहिए, जन जन को होना चाहिए। और इस मौलिक चिंतन का जो सबसे बड़ा आधार होता है वो अपनी मातृभाषा है। जब तक हम अपनी मातृभाषा में चिंतन नहीं करेंगे तो मौलिक चिंतन नहीं होगा और हम किसी भी विषय को सही परिप्रेक्ष्य में, सही परिदृश्य में उसको नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए भी अन्य बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बातें ऐसी हैं जहां पर मातृभाषा और को जानना, समझना, लिखना, बोलना, पढ़ना और उसमें साहित्य का सृजन करना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस चिंतन को हमें अपने व्यक्तित्व का भाग बनाना अति आवश्यक है। तभी हम हिंदी को और सुदृढ़, आपने अतीत में हिंदी की क्या अवस्था थी, क्या दशा थी, वर्तमान में क्या है, बहुत सारे नए परिप्रेक्ष्य हम सब लोगों के सामने रखे और हम उन सबसे लाभान्वित भी। अब हमें यह भी देखना है कि आगे हम हिंदी की क्या दशा रखने वाले हैं, इसको हम किस तरीके से अपने देश के कोने कोने में जनमानस की भाषा, जिसको हम लोक भाषा बोलते हैं, कैसे हम इसको बना पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। परदेसी भाषा अंग्रेजी हम लोगों के पूरे व्यक्तित्व को, जिसको हम बोलते हैं कि हम उस भाषा के गुलाम हो गए, उस भाषा को हम में केवल बोलते ही नहीं हैं बल्कि उसकी जो उस भाषा के साथ जुड़ी हुई जो संस्कृति है उसको भी हमने आत्मसात कर लिया। किसी भाषा, अन्य भाषाएं हमें जाननी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी हमें जितनी उपयोगिता है उसको वहीं तक उसे हमें सीमित करना है। अपने चिंतन, अपनी मनोदशा और अपनी संस्कृति को ताक में रख करके हमें किसी अन्य भाषा को सीखने की और अपनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ऐसा हो रहा है और इसके दुष्परिणाम भी दिखने हैं। जैसे माननीय गिरीश्वर जी ने कहा कि जब हमारे यहाँ मैक्यूलियन सिस्टम ऑफ शिक्षा की मैक्यूलियन प्रणाली को हमने जब अपनाया तो चूंकि वो भाषा हमारे लिए नई थी और उसमें उसको पढ़ना बोलना ही कठिन था, तो उसमें चिंतन करने की उस समय कोई प्रावधान ही नहीं था। तो उस अवस्था में हमने जो हमारे गुरुकुलों में जिस तरह की शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी और जिस तरह से गुरु और शिष्य किसी विषय पर चिंतन करते थे, विचार करते थे और गुरु उन सब विषयों को अपने शिष्यों को भली बात समझाता था और उनमें उन विषयों पर मौलिक चिंतन की क्षमता पैदा करता था, वो जब अचानक हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा का उपयोग होना शुरू हुआ हमारे पाठशालाओं में, तो वो अचानक जो चिंतन करने की क्षमता में जो कुठाराघात हुआ और उसमें जो हमने याद करने की जो प्रवृत्ति हमें विकसित हुई और जिससे हमारी जो हमें समर्थ था, जिस तरह का सामर्थ्य था गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जिस तरह का व्यक्तित्व निर्माण होता था, वो तहस नहस हुआ। और वहां से तो ये भाषा का केवल बोलना, उस भाषा में समझने का ही नहीं है, बल्कि ये एक पूरे संस्कृति, पूरे सामाजिक परिवेश को में कुठाराघात करती है।
इसलिए हमें इसको केवल जितना उपयोगी है, जहां आवश्यकता है वहां हम बोले। हिंदी विभाग के सभी आचार्यगण और सभी विद्यार्थीगण कम से कम जब वो विभाग में है तो ये प्रण लें कि वो एक शब्द भी अंग्रेजी का उपयोग नहीं करेंगे। ये अति आवश्यक है, क्योंकि यदि हिंदी के ही आचार्यगण अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करेंगे तो हिंदी कौन, शुद्ध हिंदी कौन बोलेगा। और शुद्ध हिंदी बोलने में एक ये भी है कि हम पंजाब में हैं इसलिए शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। हमें हिंदी बोलनी ही पड़ेगी कि हम आचार्य हैं, उपाचार्य हैं, सहायक आचार्य हैं हिंदी के, तो हमें तो बोलना ही पड़ेगा। हम शोध कर रहे हैं हिंदी विषय में, हिंदी भाषा में, इसलिए शुद्ध हिंदी बोलना ही एक विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प हमारे लिए, हमारे सामने हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें इसको आगे और क्या करना है, जहां अति आवश्यक हो अंग्रेजी भाषा बोलना है। इसी तरह से पंजाबी में भी, पंजाबी विभाग में भी एक भी शब्द अंग्रेजी का उपयोग नहीं होना चाहिए, और जो शब्द पंजाबी में नहीं है केवल अंग्रेजी में ही है, उनका भी पंजाबी भाषा में उन शब्दों का गढ़न करना पड़ेगा, तभी हमारी पंजाबी भाषा विकसित होगी। और जब हम हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं, वो क्षेत्रीय भाषाओं की प्रतिस्पर्धा में नहीं है। क्षेत्रीय भाषाएं फले फूलेंगी, उनको फलना फूलना भी चाहिए। जितनी भी हमारे स्थानीय भाषाएं हैं उनमें भी जो साहित्य छिपा हुआ है वो भी कहीं न नष्ट हो जाए, उसको भी आगे बढ़ाना है। उसमें जो संस्कृति छिपी हुई है, उसमें जो संस्कार निहित हैं, वो संस्कार कहीं विलुप्त न हो जाए। इसलिए हमें स्थानीय भाषाओं को भी महत्व देना है, उनको भी बढ़ावा देना है। और यही हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की यही संपदा है। और ये ऐसी संपदा है जिसको यदि हम सजो करके रखेंगे, सहेज करके रखेंगे और उसको और विकसित करेंगे, तो हम इसी जैसे हम प्राचीन काल में विश्व गुरु के रूप में जानते थे, और जैसे हमने ज्ञान की गंगा बहाई और पूरे विश्व को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया, हम ऐसे ही करते रहेंगे। और इसके लिए हमें प्रण लेना है। मेरी अवस्था दूसरी है, मैं मिजोरम में 32 वर्ष तक सेवा दिया हूं और वहां पर 32 वर्ष तक लगातार, अभी मुझे हिंदी बोलने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जब गांव में जानता हूं तो हमारे यहाँ बघेली बोली जाती है। आज आप किसी भी गांव में जाएंगे तो बघेली जो भाषा है उसमें 50% अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं। मेरे घर में मेरे भतीजे स्वयं, अन्य लोग जब बघेली बोलते हैं तो उसमें खड़ी हिंदी और बघेली का मिश्रण नहीं, खड़ी बघेली और अंग्रेजी का मिश्रण होता है। तो ये इस तरीके से जो हमारी भाषाएं नष्ट हो रही हैं उनको कैसे रोकना है, और वो केवल बोलने से, इस तरह से भाषण देने से वो नहीं होगा, जब तक कि हम उसको, जैसे हम अनुभव युक्त शिक्षा की बात करते हैं, तो भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी हमें अनुभव युक्त प्रयास ही करने पड़ेंगे, तभी हमारी ये हिंदी भाषा जनमानस की, भारतीय जनमानस की भाषा बन पाएगी। और इसके लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना है। केवल सरकारी प्रयास ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। सरकारी प्रयास, हमारे यहाँ यदि हम देखें कि आज से 100-200 वर्ष पूर्व किसी तरह की सरकारी व्यवस्था नहीं थी, सब समाज पोषित व्यवस्थाएं थी। चाहे वो पठन पाठन की व्यवस्था हो, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो न्याय की व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, हर एक तरह की व्यवस्था समाज पोषित थी। और उस व्यवस्था को सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाने का दायित्व भी समाज का ही था। इसी तरीके से हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा बनाना केवल सरकारी व्यवस्था से नहीं होने वाला है। जब तक कि विश्वविद्यालयों के साथ साथ समाज भी इसको अपना दायित्व नहीं समझेगा, तब तक हम इसको लोक भाषा नहीं बना पाएंगे। और यही आज एक विडंबना है कि समाज अपने हर एक तरह के दायित्वों से मुक्त होना चाहता है, और हर सब तरह के दायित्व ये चाहता है कि
सरकार का दायित्व है कि ये सब नागरिक के दायित्वों का निर्वहन भी सरकार करे, उसके लिए अधिनियम लाए, उसके लिए कानून बनाए और उसका निर्णय न्यायालयों में हो। इस प्रवृत्ति को हमें, जब तक हम इस प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं पाएंगे, हम भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में नहीं स्थापित कर पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ परम आदरणीय गिरीश्वर मिश्र जी का, जो मेरे बड़े भ्राता समान है और जिन्होंने हमारे अनुरोध को हमेशा स्वीकार किया है, चाहे जब मैं सागर विश्वविद्यालय में था और यहाँ, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम आपसे हमेशा बहुत सीखते हैं और आशा करता हूं कि आगे भी आपका इसी तरह का बौद्धिक सानिध्य हम लोगों को मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदी विभाग के सभी प्राचार्यगणों का, भाषा विज्ञान के संकाय अध्यक्षा का और सभी शोध विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, ये हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए और हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने के लिए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महोदय। आपने भाषा की स्वीकार्यता, भाषा का सांस्कृतिक योगदान तथा व्यक्तित्व निर्माण में उसकी नींव को अभिव्यक्ति दी है। सदैव ही आप हमें हिंदी भाषा और विशेषकर शुद्ध भाषा बोलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और हम भी प्रयास करेंगे कि हमारे माध्यम से इसी प्रकार का उच्चारण सदैव होता रहे। अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सेन जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे सभी का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पखवाड़ा 2021 के अंतर्गत बौद्धिक श्रृंखला में आज के विशिष्ट व्याख्यान में उपस्थित मैं आप सभी को सादर नमस्कार कहता हूं। 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा का आयोजन आरंभ हुआ और 28 सितंबर तक यह पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है और आज का व्याख्यान इसी श्रृंखला में एक अति महत्वपूर्ण विषय पर एक अति महत्वपूर्ण अंग है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का। सर, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे अनुरोध पर समय निकाला और इस अति महत्वपूर्ण विषय पर अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित किया। आपने लोक भाषा के रूप में हिंदी की गौरवशाली परंपरा का विस्तृत विवरण दिया, वहीं राजभाषा के रूप में हिंदी के समक्ष आने वाली विविध चुनौतियों पर भी चिंता प्रकट की है। आपने हिंदी की तकनीकी शब्दावली तथा सोशल मीडिया में हिंदी के बढ़ते प्रयोग की तथ्यों को उजागर किया है। आपके उद्बोधन से सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित करने हेतु समग्र विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर, हिंदी पखवाड़ा के संरक्षक हमारे कुलगुरु माननीय आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, आप कार्यक्रम के आरंभिक रूपरेखा से लेकर कार्यक्रम के क्रियान्वयन तक निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। कार्यक्रम की सभी गतिविधियों में आपकी रुचि और आपका मार्गदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। सर, मैं हिंदी विभाग तथा राजभाषा समिति के ओर से और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका आशीर्वाद हमें यूं ही प्राप्त हो और आपने जो चिंता प्रकट की है और हमें निर्देश दिया है, हमें मार्गदर्शन दिया है हिंदी के प्रयोग को किस प्रकार हम विभाग से आरंभ करें, तो हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि हमारे विभाग के अध्यापकों की तरफ से तथा विद्यार्थियों और शोधार्थियों की तरफ से यह प्रयास किया जाता रहेगा कि हम हिंदीतर राज्य में होने का यह ना कह सकें कि हम पंजाब में हैं तो हम हिंदी का वह विशुद्ध रूप का प्रयोग नहीं करते। हम आपको ऐसा कभी भी अवसर नहीं देंगे। मैं हमारी समग्र टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव
श्री कंवरपाल सिंह मुंद्रा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विविध गतिविधियों हेतु हिंदी पखवाड़ा के लिए हमें विविध सुविधाएं उपलब्ध करवाई। मैं भाषा साहित्य और संस्कृति विद्यापीठ के अधिष्ठाता तथा परीक्षा नियंत्रक आचार्य ज़मीरपाल कौर जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वह हमारे साथ सभी गतिविधियों में हमें सहयोग करते हैं। तकनीकी सहयोग हेतु मैं कंप्यूटर साइंस विभाग की संपूर्ण टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, विशेषकर उषा जी का, जो हमारे सभी गतिविधियों में हमें तकनीकी सहयोग देते हैं। मैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिंदी विभाग के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आभासी पटल के माध्यम से जुड़े हुए देश विदेश के कोने कोने से सभी प्रतिभागियों का मैं समग्र टीम तथा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज के इस सत्र से हमने ये जाना कि लोक समाज की चेतना, उसका प्राण हिंदी ही है। हिंदी ही भाषा परिवार से विकसित हो भारतीय संस्कृति की पहचान है। अतः अंत में सभी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि सूर तुलसी कबीर की चेतना लोकमानस से बरसती सरसती, हिंदी में महकती बहती बहकती युग धारा की प्रवाहित नदी। हिंदी भाषा की ये नदी धारा यूं ही बहती रहे, हम सबको सराबोर करती रहे और इसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। इसी भाव के साथ सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अब हम कार्यक्रम के समापन पर सभी राष्ट्रगान के लिए उपस्थित होंगे, जो कि हमारी विश्वविद्यालय की एक परंपरा है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इस राष्ट्रगान में सहभागिता निभाएं। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे प्रभु जय गाथा। जय गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय।